वेलकम गाइस, माय नेम इज़ अश्वनी मिश्रा। वेलकम बैक टू पॉइंट टू पॉइंट। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म की थी और लास्ट लेक्चर भी हमने एक्सरसाइज 2.2 पे ही लिया था। तो यार आज शुरू करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में ये है कि वो काफ़ी इजी चैप्टर है और इसको करने में मज़ा भी बहुत आता है। यहीं से मेन 10th शुरू होता है, एक तरीके से यहीं से क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं। क्वेश्चंस पहले वाले चैप्टर से भी आते हैं बट जनरली यहाँ से मज़ा आना शुरू होता है। ठीक है, तो आओ यार देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं इन टू वेरिएबल्स। इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं पढ़ा था। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले वेरिएबल्स पढ़ते हैं क्या होते हैं। देखो वेरिएबल्स ये होते हैं, पहले कांस्टेंट पढ़ लेते हैं तब वेरिएबल हमको समझ में आएगा। देखो कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो टर्म होती है विच कैन नॉट चेंज, विच कांट बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं 5 लिख दूं तो कितना भी टाइम निकल जाए क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? ये हमेशा 5 ही रहेगा। 6 लिख दूं, 7 लिख दूं, अगर मैं कोई प्रॉपर डिजिट लिख दे रहा हूं तो वो एक कांस्टेंट टर्म कहलाती है। अब वेरिएबल क्या है? अब मैं कह दूं कि ये x है, ये y है, ये z है, कुछ भी, तो मैं x की जगह अगर 1 रखूंगा तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, 2 रख दूंगा तो 2 हो जाएगी, 3 रख दूंगा तो 3 हो जाएगी। समझ गए? मतलब मैं x को चेंज कर सकता हूँ, y को चेंज कर सकता हूँ, z को चेंज कर सकता हूँ। समझ में आया? तो इसलिए क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कभी चेंज नहीं हो सकते, एक बार लिख दिए तो लिख दिए। ठीक है, तो ये समझने के लिए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमें ऐसे ही समझना है कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट उसका नाम ही है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल में वेरी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। तो सारे एक्स वाई जेड ए बी सी अगर मैथ्स में आ रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। और अगर कहीं पे कांस्टेंट आ रहा है तो वो कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस होंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जनरल, देखो मैं लिखता हूं जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ऐसी इक्वेशन होती है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो दूसरे पर्पस के लिए पढ़ा था। मतलब उसमें x है, y है, a है, b है ना। y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, मेन याद रखो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे हम उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि जनरल पेयर लिखना है। तो देखो हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। पेयर है मतलब दो इक्वेशन लिखनी है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। ये जनरल फॉर्म बोलो या इसी को क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, हमेशा यही होगा। इसी से हमको कोई इक्वेशन जब हमारे पास आएगी तो हम इसी से कंपेयर करेंगे उसको। ठीक है ना, जहां पे वेयर a1 b1 and c1, a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are constants। ये जो a1 b1 c1 ये कांस्टेंट है, a2 b2 c2 कांस्टेंट है। सारे क्वेश्चंस यहीं से कंपेयर करेंगे, इसको याद कर लो। जैसे हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसी से कंपेयर करते हैं। ऐसे ही पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। कई बार हम लिखेंगे तो हमको याद हो जाएगा, बस आप याद रखोगे जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है। अब देखो हमने लिखा है, फिर से लिखता हूं एक बार, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
अब a2x प्लस b2y प्लस c2, ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस के हिसाब से हम देखते हैं। क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे तो हमें सॉल्यूशंस तुरंत मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएगा कि हमको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपस में, मतलब हमको x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चंस क्या आएंगे? सॉल्व करने के लिए मतलब x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले कभी भी इक्वेशन दी हुई हो तो आपको क्या करना है? आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, कंपेयर जब भी करना पड़े, सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी कंपैरिजन करना पड़े तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो देखो, जब भी सॉल्व करने का बोलेगा तो हमारे पास कंडीशंस बनेगी कुछ। अब वो कंडीशन हम पढ़ लें तो काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो, सॉल्व करने का बोलेगा, जैसे उसने बोला कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे बनेगी, दो कंडीशंस बनेगी। ठीक है, दो कंडीशन बनेगी। एक तो इट हैज़ सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्व हो जाएगी, इट हैज़ सॉल्यूशन, या इट डज नॉट हैव सॉल्यूशन, मतलब या तो ये सॉल्व होंगे या सॉल्व नहीं होंगे। जब सॉल्व होंगे तो ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है, जब भी सॉल्व होंगे तो ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है कंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट पेयर। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, जब भी सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। आया समझ में? ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे दो और बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। कैसे? इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन कितने सॉल्यूशन है? सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, एक बार समझ में आ जाएगा तो काफी इजी है। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, या इट हैज मैनी सॉल्यूशंस, इट हैज मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। जब भी मैनी सॉल्यूशन हो तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब भी मैनी सॉल्यूशन होंगे तो उसको डिपेंडेंट पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या इसी को इन्हीं इक्वेशंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इक्विवेलेंट इक्वेशंस। ठीक है, इतना याद रखो। देखो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि अगर सॉल्यूशन है तो दो कंडीशन बनी। दो कंडीशन कौन सी बनी? कि इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, तब हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन है। फिर इट हैज मैनी सॉल्यूशंस, तो मैनी सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे? कि ये जो दोनों पेयर है उनको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट पेयर या इक्विवेलेंट पेयर। ठीक है ना, और इधर तो एक ही कंडीशन है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं है? तो देखो ये दिख रहा है, हम जब इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? a1 है, a2 है, तो यहाँ पे जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम क्या करेंगे? a1 हमेशा हम यही करेंगे, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 निकालेंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? हमारे पास इक्वेशंस होगी, इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके उसका a1 a2 पता ही चल जाएगा, हमको b1 b2 पता चल जाएगा, क्योंकि इक्वेशंस हमारे पास हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो a1 बाय a2 निकालो और b1 बाय b2 निकालो। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो इक्वल नहीं है तो ठीक है, अब यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा? a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू रहेगा b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू रहेगा c1 बाय c2।
मतलब सब जब आपस में इक्वल होंगे a1/a2, ये b1 मतलब y वाला b1/b2 और कांस्टेंट वाला c1/c2, ये जब सब एक दूसरे के इक्वल रहेंगे तो इट हैज, देखो इसको लिखते हैं हमेशा कैसे, मैं बता रहा हूं, इट हैज इन्फानाइट मतलब बहुत सारे, इन्फानाइट मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस जब भी लिखने को आए, ये कंडीशन हो जाए तो आपको हमेशा लिखना है ये वाला, इट हैज इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सेम नहीं, बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस। ठीक है, अब जब कॉन्सिस्टेंट तो हमने पढ़ लिया कि या तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आया तो क्या हो गया आपका, सॉल्यूशंस हैं लेकिन एक ही है, और अगर तीनों इक्वल आ गए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। समझ में आया फर्क, यहाँ पे तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ सिर्फ दो चीजें इक्वल हैं लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इट हैज, क्या होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपको दो इक्वेशन देता है और बोलता है पता करो कि इसमें कितने सॉल्यूशंस हैं, तो आप हमेशा क्या करोगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको लिखोगे, उसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालोगे, उसको कंपेयर करके देख लोगे, अगर a1/a2 b1/b2 यहाँ से a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो एक ही सॉल्यूशन होगा और सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इन्फिनाइट मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर ये सिर्फ दोनों इक्वल हैं और इसमें नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको कहीं देखो, अपने नोट्स बनाते चलो, ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे है, यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक डालूंगा, प्लस मेरे चैनल पे भी है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अपने नोट्स बनाओ जिससे कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि जब आपने लिखा था तो वो किस रीज़न से लिखा हुआ था। ठीक है, तो आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमको पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशंस का, हमको दिया नहीं है, हमको कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, वहां से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन भी लाना है ग्राफिकली। इस वर्ड पे ध्यान रखना, जब भी वहां क्वेश्चन आए तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड्स में से कौन से मेथड से वो सॉल्व करने का बोल रहा है वो वहां पे लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा रहेगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा मेथड सबसे इजी है और आपको हमेशा उसी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसने साफ साफ बोला है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो पहले क्या करना है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पहले पेयर बनाना है, उसके बाद हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, उन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिया। देखो दूसरी कंडीशन क्या दी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4, देन फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल स्टूडेंट्स 10 है जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिया है, और गर्ल्स और बॉयज में गर्ल्स ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं बॉयज से, 4, गर्ल्स का नंबर बॉयज से 4 ज्यादा है। अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा क्या करना है, देखो लेट टोटल नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन क्विज आर बी। बॉयज को हम किससे कह रहे हैं कि टोटल जितने बॉयज ने पार्ट लिया वो कितने हैं, बी। यहाँ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये सेम लिखना, टुक पार्ट इन क्विज आर जी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, हमने मान लिया कि बी नंबर ऑफ बॉयज हैं और गर्ल्स टोटल गर्ल्स का को जी कह रहे हैं। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट, टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने थे, 10। तो पहली इक्वेशन हम बना सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स को मिलाऊंगा तो कितना आना चाहिए, 10।
हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। आया समझ में? पहली इक्वेशन कैसे बनाई? पहली इक्वेशन बनाई जब उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, तो बॉयज और गर्ल मिलाकर कितना होना चाहिए? 10। दूसरा स्टेटमेंट देखो, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल हैं वो बॉय से कितना ज़्यादा है? 4। तो ये इक्वेशन, इसको मैं अगर लिखूं सही से तो गर्ल, इसको इधर ले आए, माइनस बॉय इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 4। ये इक्वेशन हो गई 2। आया समझ में? पहला टोटल बॉय और गर्ल मिला के कितने थे? 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख देना। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज 10 हैं, और गर्ल्स जो हैं वो बॉय से कितनी ज़्यादा हैं? बॉय प्लस 4। बॉय से ज़्यादा है तो प्लस ही करना पड़ेगा ना, जितने बॉय हैं उसमें 4 जोड़ दो तो गर्ल्स की इज इक्वल्स टू गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, तो गर्ल्स यहीं पे, बी बॉय को इधर लाए तो इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, बन गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारा पहला पार्ट जो क्वेश्चन 1 था, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सॉल्व हो गया इतना। अब ये कह रहा है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब आओ देखते हैं ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा और हमने जो पढ़ाई की है उसको भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक इक्वेशन आई, बॉय प्लस गर्ल इज इक्वल्स टू 10 और गर्ल माइनस बॉय इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। जब भी ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो हमेशा यही स्टेप करना है जो मैं बता रहा हूँ। देखो, टू सॉल्व ग्राफिकली, टू सॉल्व ग्राफिकली, टू सॉल्व ग्राफिकली फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, फर्स्ट को लेते हैं तो क्या है? बॉय पर प्लस गर्ल इज इक्वल्स टू क्या है? 10 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बॉय इज इक्वल्स टू 10 माइनस गर्ल्स, लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे लिखो पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गर्ल्स टू फाइंड बॉयज। ठीक है, इसको नाम दे दो 3। ठीक है, हमें क्या करना रहेगा, जब भी ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आप एक इक्वेशन उठाओ, उसको इस फॉर्म में बनाओ, मतलब एक तरफ एक चीज़ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। उसके बाद क्या करोगे आप? क्या करो, पुट गर्ल इज इक्वल्स टू 1 ऐसे रख के दे, या गर्ल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले गर्ल को ऐसे गर्ल की वैल्यू या किसी भी एक चीज़ की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखते जाओगे ना तो दूसरी वैल्यू अपने आप आते जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, पुट गर्ल इज इक्वल्स टू 0, देन बॉय इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस गर्ल है, बॉय इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 0, तो बॉय की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो जब गर्ल की वैल्यू 0 है तो बॉय की वैल्यू क्या आ गई? 10। इतना समझ में आया? ऐसे ही अब गर्ल की वैल्यू रख दिया 1, देन बॉय की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस 1, तो क्या आएगा? 9। ऐसे ही जब गर्ल की वैल्यू 2 होगी तो बॉय की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस 2, 8 आएगा। गर्ल की वैल्यू 3 होगी तो बॉय की वैल्यू 10 माइनस 3, 7 आएगी। गर्ल की वैल्यू 4 होगी तो बॉय की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6। 5 होगी तो बॉय की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस 5, 5। इतना समझ में आया एक इक्वेशन से? तो हमें 4-5 वैल्यू निकालनी है हमेशा। अब इधर मैं अगर टेबल में लिखूं, टेबल बना दूं एक ऐसे, अच्छे से बना देना, वहाँ टेबल बना दी तो देखो एक तरफ मैंने लिखा गर्ल और एक तरफ लिखा बॉय। तो देखो जब गर्ल की वैल्यू 0 है यहाँ पे तो बॉय की वैल्यू कितनी है? 10। फिर जब गर्ल की वैल्यू 1 है तो बॉय की वैल्यू कितनी है? 9। जब गर्ल की वैल्यू 2 है तो बॉय की वैल्यू है 8। जब गर्ल की वैल्यू 3 है तो बॉय की वैल्यू है 7। जब गर्ल की वैल्यू 4 है तो बॉय की वैल्यू है 6। जब गर्ल की वैल्यू 5 है तो बॉय की वैल्यू भी क्या है? 5। ये टेबल याद रखना, ये टेबल वहाँ बना दी। ठीक है, तो एक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू का चार्ट बन गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? गर्ल माइनस बॉय इज इक्वल्स टू 4। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है? गर्ल माइनस बॉय इज इक्वल्स टू 4, देन क्या हो जाएगा? गर्ल इज इक्वल्स टू बॉय प्लस 4। इक्वेशन में यही दिया बॉय प्लस 4 है ना, कि लड़कियों की संख्या गर्ल 4 ज़्यादा है बॉयज से। ठीक है, अब यहाँ फिर से रखने लग जाओ, गर्ल इज इक्वल्स टू क्या है? बॉयज प्लस 4। अब पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, किसी की भी रख सकते हो आप, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बॉय।
उधर बॉय है इधर गर्ल है, तो इसलिए मैं बॉय की रख रहा हूँ। तो अब मैं बॉय को अगर 0 रखूँगा, इफ बॉय इज इक्वल टू 0, देन गर्ल कितना आएगा, 0 + 4 इज इक्वल टू 4। बॉय की वैल्यू 1 रखूँगा तो गर्ल की वैल्यू क्या आएगी, 5, है ना, 4 + 1, है ना। बॉय की वैल्यू 2 रखूँगा तो गर्ल कितना आएगा, 4 + 2 6। हाँ, उससे 4 ज़्यादा रहेगी ना हमेशा, तो 3 है तो कितनी आ जाएगी, 7। 4 रखूँगा तो कितनी आ जाएगी, 8। 5 रखूँगा तो कितनी आ जाएगी, 9। 6 रखूँगा तो कितनी आ जाएगी, 10। आया समझ में। इसका अगर चार्ट बनाए हम, ऊपर हमने कैसे चार्ट बनाया था, एक तरफ गर्ल रखा था एक तरफ बॉय। तो यहाँ पे देखो, गर्ल जब 4 है तो बॉय कितना है, 0। गर्ल जब 4 है तो बॉय है 0। गर्ल जब 5 है तो बॉय है 1। गर्ल जब 6 है तो बॉय है 2। गर्ल जब 7 है तो बॉय है 3। 8 है तो 4। 9 है तो 5 और 10 है तो 6। दो चार्ट आ गए हमारे पास। आपको जब भी ग्राफिक सॉल्यूशन निकालना होगा, हालांकि मैंने बहुत सारे निकाल दिए हैं, आपको 3 से 4 वैल्यू निकालनी है। कम से कम 4 वैल्यू निकालोगे तो आपका बढ़िया सा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो हमारे पास 2 चार्ट आए हैं, मैं यहाँ साइड में बनाता हूँ। यहाँ साइड में ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब वो ग्राफ थोड़ा सा देखो, हमारे पास ये आया था सॉल्यूशन, इक्वेशन 1 से ये आया था, इक्वेशन 2 से ये आया था। हम ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। देखो ये रहा ग्राफ। ग्राफ ऐसे बनता है, एक तरफ मान लो मैं ले लेता हूँ बॉय, दूसरी तरफ ले लेता हूँ गर्ल्स, है ना। तो 1 2 ऐसे ही ग्राफ रहता है, 3 4 5 6 7। वहाँ ग्राफ पेपर मिलेगा, अगर ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करने का आएगा तो ग्राफ पेपर मिलेगा। ऐसे इधर गर्ल कर देता हूँ, 1 2 3 9 10। ठीक है, तो देखो पहले पहला इक्वेशन देखते हैं। जब गर्ल की वैल्यू, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, 0। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन के देखो, जब गर्ल की वैल्यू 0 है तो बॉय की वैल्यू कितनी है, 10। मतलब गर्ल की वैल्यू अगर 0 है तो बॉय की वैल्यू क्या क्या है, 10। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमको। पॉइंट्स बनाने हैं। बॉय की वैल्यू 10, ये बॉय का ग्राफ है तो बॉय की वैल्यू 10, लेकिन गर्ल की वैल्यू क्या, 0। तो ऐसे ही पॉइंट बनेगा यहाँ पे। सेकंड देखो, जब गर्ल की वैल्यू 1 है तो बॉय की वैल्यू 9 है। देखो 1 कहाँ पे है, ये ऐसे लाओ, ये, और बॉय की वैल्यू 9, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। बॉय की वैल्यू 9 और गर्ल की वैल्यू 1 जहाँ भी क्रॉस कर रही है वहाँ पे एक पॉइंट बनाओ। फिर ऐसे ही 2 और 8, जब गर्ल की वैल्यू 2 है, गर्ल, ये गर्ल का ग्राफ ये है, 2 और 8। हमें 3 ही 4 पॉइंट चाहिए रहते हैं। मैंने बहुत सारे निकलवाए हैं ताकि आपको पता रहे, लेकिन 3-4 पॉइंट में काम हो जाता है। फिर गर्ल की वैल्यू 3 है तो बॉय की वैल्यू कितनी है, 7। देखो गर्ल की वैल्यू 3 है तो बॉय की वैल्यू कितनी है, 7। तो इससे मिलके एक लाइन बन जाएगी। देखो ये, अगर मैं इस लाइन को एकदम इन पॉइंट्स को जोड़ूं तो एक लाइन बनी। ये कौन सी लाइन होगी, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 क्या थी, बॉय प्लस गर्ल इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक लाइन बन गई। ठीक है, इससे हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। अब देखो सेकंड इक्वेशन में, देखो जब गर्ल की वैल्यू 4 है तो बॉय की वैल्यू 0 है। मतलब गर्ल की वैल्यू 4 है तो बॉय की वैल्यू कितनी है, 0। फिर गर्ल की वैल्यू जब 5 है तो बॉय की वैल्यू कितनी है, 1। गर्ल की वैल्यू जब 5 है, बॉय की वैल्यू 1 है और गर्ल की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। आया समझ में। फिर गर्ल की वैल्यू, ये लाइन एकदम यहाँ से ये सीधी चली जाएगी, ये ऐसे, ठीक है ना। फिर गर्ल की वैल्यू 6 है तो बॉय की वैल्यू कितनी है, 2। जब गर्ल की वैल्यू 6 है तो बॉय की वैल्यू कितनी है, 2। ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे। जैसे ही 3 पॉइंट बने तो हम एक लाइन बना सकते हैं, ये। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है बॉय माइनस 4, बॉय प्लस 4 इज इक्वल टू गर्ल। यही थी सेकंड इक्वेशन हमारी। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमेशा जब हम ग्राफ को, पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगा, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो भी एक लाइन बनेगा। वो लाइन जिस भी पॉइंट पे क्रॉस करती है, याद रखो, वो लाइन जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी वही उसका सोल्यूशन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे,
अब हम लोगों ने तो ग्राफ बिल्कुल नाप के बनाया नहीं है, पर फिर भी अगर हम इस पॉइंट को देखो नीचे खींचें तो ये लगभग कहाँ पे टकरा रहा है, देखो 3 पे लगभग, और यहाँ इसको इधर खींचेंगे तो कितने पे टकरा रहा है, 7 पे, है ना। तो गर्ल पे कहाँ टकरा रहा है, गर्ल पे टकरा रहा है 7 पे, और बॉय वाले ग्राफ पे कहाँ पे टकरा रहा है, 3 पे। तो यही इसका आंसर हो गया। बॉय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने बॉयज हैं क्लास में, 3, और गर्ल कितनी है, 7। तुम क्वेश्चन के हिसाब से देख भी सकते हो टोटल कितना आ रहा है। क्वेश्चन में बोला था टोटल कितने बच्चे होना चाहिए, 10, सही है यहाँ के हिसाब से, और गर्ल बॉयज से 4 ज़्यादा होना चाहिए, यही था, बॉयज प्लस 4। तो देखो बॉयज में अगर 3 रखेंगे तो 3 + 4 7, तो गर्ल 7 आ रही है, तो हमारा आंसर सही है। इसका मतलब है कि जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। समझ में आया, जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। अब देखो मैं ऊपर तुमको फिर से ले चलता हूं, एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। देखो जब हमने यहाँ पे पढ़ा था, इट हैज सॉल्यूशन, अब हमको समझ में आया इट हैज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होंगी, लाइन इंटरसेक्ट होंगी। अब देखो सॉल्यूशन में 2 चीज थी, इट हैज ओनली 1 सॉल्यूशन, जब भी एक सॉल्यूशन होगा तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक ही जगह पे, तभी तो एक सॉल्यूशन होगा। लाइन यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो इक्वेशन होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। आ गया समझ में, एक दूसरे को काटेंगी। अब यहाँ पे देखो जब मैनी सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन में केस में क्या होगा, एक लाइन मान लो ये है तो उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाएगी, समझ गए। एक लाइन जो है उसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, तभी तो ये हर जगह काटेगी, हर जगह काटते हुए ही जाएगी हर जगह, समझ गए। तो इसीलिए तो इसके इन्फानाइट सॉल्यूशंस हैं। मतलब देखो हम किसको सॉल्यूशन बोलते हैं, जहां पे भी पॉइंट बनता है, जहां पे भी एक दूसरे को कट करती है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, अभी हमने सीखा था। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो तो एक ही जगह कट रही, इसका इसीलिए इसका यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन है। लेकिन अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो मैं अगर ये पॉइंट पकड़ूं तो यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, तो चाहे जितनी लंबी लाइन होगी तो वो इन्फानाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे बहुत सारे, और सारे सॉल्यूशन अलग अलग होंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे कट करेगी। तो अब आपको इस मतलब समझ में आ गया इस स्टेटमेंट का, इन्फानाइट मतलब बहुत सारे, मैनी और डिस्टिंक्ट मतलब बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि लाइन में मैं जिस भी पॉइंट को चूज करूंगा, जिस भी पॉइंट को, वो वहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही, वो उसका सॉल्यूशन है, चाहे पॉइंट में जो उठा लूं, समझ गए। तो जो कंसिस्टेंट पेयर में जिसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं वो दोनों लाइन कैसी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशंस। समझ में आ गया। अब जो इनकंसिस्टेंट है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है मतलब कट नहीं करेगी, तो दो लाइन एक दूसरे को कब कट नहीं करती, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हमेशा लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस मतलब ये लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। तो एक दूसरी तरीके से सोच लो अब, कि अगर दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं तो उनका एक सॉल्यूशन है, एक दूसरे के ऊपर हैं तो उनके इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इन्फानाइट मैनी डिस्टिंक्ट, याद रखना ये। और अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हमारे पास दो तरीके से आ गया है, एक तो हम A1 A2 B1 B2 को कंपेयर कर सकते हैं, या हमको ऐसे भी दे सकता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या एक दूसरे के ऊपर लाइंस है, या पैरेलल लाइंस। समझ में आया, आई होप कि आया होगा। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर, 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कितने के आ रहे हैं, 50 रुपए के, ठीक है। और 7 पेंसिल और 5 पेन कितने के आ रहे हैं, 46 रुपए के, ठीक है। तो हमको पेंसिल और पेन का कॉस्ट निकालना है। देखो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, पहला पार्ट यही था ना, फाइंड इक्वेशंस। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का कॉस्ट मैं मान लेता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ सिंगल पेन, कॉस्ट ऑफ सिंगल पेन इज इक्वल्स टू एक्स। सिंगल पेन की कॉस्ट क्या मान ली, एक्स। लेट कॉस्ट ऑफ सिंगल पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट मान लेता हूं वाई, रुपीज, ठीक है ना। एक्स रुपए का एक पेन है और वाई रुपीज की एक पेंसिल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन, तो 5 पेंसिल क्या है, पेंसिल कौन, y, 5 पेंसिल और 7 पेन, पेन क्या है x, 5 पेंसिल और 7 पेन टोटल कितने रुपए के आ रहे हैं, 50 रुपए के। इतना समझ में आया? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। अब देखो 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 पेन, 5 पेन ये कितने के आ रहे हैं, 46 रुपए के। आया समझ में? तो ये 2 इक्वेशन बन गई। कोई डाउट है क्या? 5 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कितने के थे, 50 रुपए के, और ऐसे ही ये थे। देखो अब हमारी इसको हम जनरल इक्वेशन में लिखें, अगर जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है। तो हम इसको पहले दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब पहले x वाला लिखते हैं, 7x प्लस 5y, उसको इधर लाएंगे क्योंकि कांस्टेंट भी इधर होना चाहिए, तो -50 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सेकेंड इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 5x प्लस 7y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? यहाँ से मैं एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारी जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये वहाँ मत लिखना क्वेश्चन में, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यही होता है जनरल फॉर्म। अब इससे कंपेयर करो, तो a1 क्या आएगा, a1 आएगा, देखो a1 किसके साथ वाला है, x के साथ वाला, तो a1 आ जाएगा 7, है ना, x के साथ क्या है 7, ऐसे ही b1 y के साथ कितना है 5, और c1 कितना है, साइन के साथ लाना है हमेशा, तो ये हो जाएगा -50। इतना क्लियर हुआ? ऐसे ही a2 कितना है 5, b2 कितना है 7, और c2 कितना हो जाएगा -46। यहाँ तक कोई डाउट है? ये मैंने इसीलिए कराया है ताकि आपको a1 a2 b1 b2 कैसे देखना है वो याद आ जाए। देखो पहले हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना ली, ये वाली बन गई, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई, ऐसी बन गई। अब हमने उसको x और y के फॉर्म में लिख लिया जैसे स्टैंडर्ड होती है ना। स्टैंडर्ड में क्या होता है, सब कुछ एक ही तरफ रहता है, इक्वल में 0 रहता है। फिर जब हमने उसको कंपेयर किया तो a1 b1 c1 आ गया। अब क्वेश्चन हमसे यहीं पे पूछ लेता क्या इसमें सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम सबसे पहले कैसे करते, हम a1 बाय a2 निकालते, b1 बाय b2 निकालते, और c1 बाय c2 निकालते। a1 बाय a2 कितना आएगा, a1 7 है, a2 कितना है 5, b1 कितना है 5, b2 कितना है 7, और c1 कितना है -50, और c2 कितना है -46। तो ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, ये खत्म, 2 25, और ये कितना हो जाएगा 23। अब नहीं होगा डिवाइड। देखो तो हमारी कंडीशन क्या बन रही, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, है क्या इक्वल, ये 7/5 है और ये 5/7 इक्वल नहीं है। जब भी ये होता है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, तो क्या कंडीशन है, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है इसमें, और कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। याद कर लो, अभी हमने पढ़ा है, फिर से ऊपर चल के देख सकते हैं। देखो ये रहा, जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब उसमें 2 पार्ट बन सकते हैं, एक बहुत सारी सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक यूनिक हो सकता है। तो जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है, और वही सॉल्यूशन हमको पता करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो एक बार ऐसा करके देख लेना, वहां करने बैठ जाओ, पता चले उसका सॉल्यूशन ही ना हो तो क्या करोगे, तो पहले एक बार चेक कर सकते हैं। अब देखो हम इक्वेशन लेते हैं पहली, 7x प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक चीज उठा लो, मान लो y की वैल्यू मैं रखता जाऊंगा तो x की वैल्यू निकलती जाएगी, ठीक है ना। ये वहां 1 क्यों लिख दिया, 0, ठीक है। अब देखो लेट y इज इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट, देन x निकालो कितना होगा,
अपने मन से ये वैल्यू रखना और जनरली आप यही रखना 0 1 2 3, ठीक है ना, ज़्यादा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 7x प्लस 5, y को मैंने क्या माना है अभी 0, माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 7, तो ये 7.1 आएगा लगभग, ठीक है। अब ऐसे ही y इज इक्वल्स टू 1 ले लो, हमें तीन वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल्स टू 1 लिया, देन करो 7x प्लस 5, y की जगह रखा 1, माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 45 बचेगा, प्लस 5 माइनस 50 तो माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, 7x इज इक्वल्स टू 45, तो x इज इक्वल्स टू आएगा 45 डिवाइड बाय 7, तो ये बनेगा 6.4 समथिंग, ठीक है। ऐसे ही हम y इज इक्वल्स टू मान लो 3 लेते हैं, देन 3 क्यों 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 2 इंटू 5 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 7x माइनस प्लस 10 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, तो 7x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, तो 7x इज इक्वल्स टू उधर जाके 40, x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 7, 5.7, ठीक है। ये आ गए, तो हमने अभी टेबल बना लो, तीन ही जनरली 3-4 वैल्यू निकालना, इससे ज़्यादा नहीं, x और y। जब हमारा x आया 7.1 तो y की वैल्यू कितनी थी 0। जब हमारा x आया 6.4 तो y की वैल्यू कितनी थी 1। जब हमारा x आया 5.7 तो y की वैल्यू कितनी थी 2। चाहो तो एक और वैल्यू निकाल लो 3 पे, निकालना चाहो तो, ठीक है। y की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, देन 7x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, तो 7x प्लस 15 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, 7x इज इक्वल्स टू 35, x इज इक्वल्स टू 35 बाय 5 7, तो 7 ये आ जाएगा 5। तो जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या आई 5। हमने 4 वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 1 से एक टेबल बन गई, ठीक है ना। अब हमें इक्वेशन 2 लेनी है। इक्वेशन 2 कौन सी थी 5x प्लस 7y माइनस 46, 5x प्लस 7y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये क्या है इक्वेशन 2, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ फिर से करो पुट y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे देन, या पुट की जगह करो लेट y इज इक्वल टू 0, देन 5x प्लस 7 इंटू 0 माइनस 46 इज इक्वल टू 0, 5x ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 46 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 46, तो यहाँ से क्या होगा x इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाय 5, तो ये 5 9 ज़ा ये 9.2 बनेगा, ठीक है। अब सेम y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 5x प्लस 7 इंटू 1 माइनस 46 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा 5x, ये प्लस 7 में से 46 कहीं जाएंगे तो ये बचेगा 39 माइनस का 39 इज इक्वल टू 0, है ना। और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 39, तो यहाँ से होगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 डिवाइड बाय 5, ये होगा 7 टाइम्स और 8 टाइम्स, है ना, 7.8 आएगा। फिर y इज इक्वल टू 2 रखो, 5x प्लस 7 इंटू 2 माइनस 46 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 5x प्लस 14 माइनस 46 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 5x माइनस कितना बचेगा 32 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा इसके बाद 5x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो जाएगा 6.4। एक और बार रख लो y इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 5x माइनस 3 इंटू 7 माइनस 46 इज इक्वल टू 0, तो ये 5x माइनस 21 माइनस नहीं ये प्लस है ना, प्लस माइनस 46 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 5x इज इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5,
ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसका ग्राफ जब बनाएंगे, ग्राफ नहीं इसका पहले टेबल बनाएंगे, तो हम लेंगे x और y। तो देखो जब हमारा x 9.2 था तो y कितना था 0। जब हमारा x 7.8 था तो y कितना था 1। जब हमारा x 6.4 आया तो y कितना आया 2। जब हमारा x 5 आया तो y कितना था 3। बन गई दो टेबल। अब देखो हम दोनों टेबल साथ में लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 के लिए आया था और ये इक्वेशन 2 के लिए आया था। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे ही आपको अगर ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपको ग्राफ मिलेगा। ये पॉइंट क्या होता है 0। अब इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, 9, 10, ये x है। इसे हम 1, 2, 3, 9 और 10। ठीक है, ये क्या है इधर y है। तो देखो पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन 1 बनाते। देखो इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 क्या है 7.1 तब y 0। ये रहा 7.1 तब y 0। फिर 6.4 तो y कितना है 1। 6.4 लगभग यहाँ पे आएगा तो y कितना लेना है 1। ये 6.4 पे y कितना लेना है 1, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, 5.7 पे y 2 होना चाहिए तो 5.7 लगभग यहाँ पे आएगा और y यहाँ पे कितना लेना है 2, तो ये पॉइंट बनेगा लगभग। ठीक है, फिर 5 और 3, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा, तो यहाँ से एक लाइन बनेगी। ये इक्वेशन कौन सी हो गई 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 देखते हैं। जब x की वैल्यू 9.2 है तो y 0 है। x की वैल्यू 9.2 है तो y 0 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 7.8 है तो y है 1। x की वैल्यू 7.8 लगभग यहाँ पे आएगी तो y कितना है 1, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, है ना। ये 1 वाली लाइन आ रही है ना, y 1 है और x 7.8। फिर x 6.4 तो y की वैल्यू 2। x 6.4 तो y की वैल्यू कितना होना चाहिए 2, है ना। फिर x 5 तो y की वैल्यू 3। x 5 और y की वैल्यू 3, ये तो यही पॉइंट मिल गया। यहाँ से लाइन बना दो। तो कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है जहां पे दोनों क्रॉस हो रहे हैं, ये वाला 5,3। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना हो तो जहां पे दोनों लाइंस क्रॉस हो रही हैं उसी को हम उसका क्या बोल देते हैं सॉल्यूशन। तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये देखो यहाँ से भी दिख रहा है हमको, ये यहाँ पे 5 और 3, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5 और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 3। ठीक है, तो हमने एक्स किसको माना था, हमने माना था कॉस्ट ऑफ पेंसिल को माना था हमने x और कॉस्ट ऑफ पेन को माना था हमने y। तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई 5 रुपीज़ और पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 3 रुपीज़। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, जब ग्राफिकली वो बोले कि ग्राफिकली सॉल्व करना है तो एग्ज़ाम में तभी ग्राफिकली सॉल्व करना, नहीं तो ग्राफ को छूना भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो टफ है, ऐसा है कि वो बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप इतना सारा पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सारी वैल्यू निकालोगे, फिर दूसरे को करोगे, फिर सारी वैल्यू निकालोगे, फिर ग्राफ बनाओगे, फिर उसमें लाइन कहाँ क्रॉस हो रही है वो खोजोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब तक एग्जामिनर बोले ना कि ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आपको बिल्कुल ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। दूसरा, ग्राफिकली सॉल्व करने के पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक कर लेना है। अगर सॉल्यूशन है, भले एग्जामिनर बोल रहा है तो चेक करना है, अगर सॉल्यूशन है तभी आगे सॉल्व करना है। अगर तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि सॉल्यूशन नहीं है तो वहीं पे लिख दो इट डज नॉट हैव सॉल्यूशन, इट इज़ इनकंसिस्टेंट, और वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ के ख़त्म कर दो, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, वो यही तो चेक करना चाहता है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए हैं, ग्राफिकली बोला था इसलिए हमने ग्राफिकली किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको याद रखना है कि अगर सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो एक ही पॉइंट पे काटेगा। अगर उसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो वो लाइन दोनों एक ही बन जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर चलेंगी। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन एक दूसरे से कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, और उसकी कंडीशन भी आपने पढ़ ली है, आप उससे बार बार गो थ्रू होगे तो आपको याद आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है,
जो लाइंस दी हुई हैं वो कह रहा है फाइंड ईदर लाइंस आर पैरेलल, क्या वो लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट या इसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट, है ना। ऊपर यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस, इनको हम कह देते हैं, और इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो सीधे सीधे वो ये कह रहा है कि हमको पता करना है कि लाइंस पैरेलल हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, या कोइंसिडेंट है मतलब एक दूसरे के ऊपर एक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो निकालते हैं, और आपकी अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन कर देखो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0। पहली बात तो देखो दोनों में =0 है, सारी चीज़ें इधर हैं, हाँ ठीक है। तो अब x के साथ वाले को क्या बोलते हैं, a। तो a1 क्या आएगा, पहली इक्वेशन का a कितना आएगा 5, b1 कितना आएगा -4, और c1 कितना आएगा 8। साइन के साथ लाना है हमेशा, ये चीज़ याद रखना, साइन के साथ। तो x के साथ वाले को a बोला, तो x के साथ वाले को 5, y के साथ वाले को b तो -4, और c कांस्टेंट 8। अब सेकंड इक्वेशन में a2 बोल देंगे, तो a2 कितना हो जाएगा x के साथ 7, b2 कितना हो जाएगा 6, और c2 कितना हो जाएगा -9। सिंपल। अब देखो हमें निकालना क्या है, a1/a2 तो कितना हो जाएगा 5/7, b1/b2 तो कितना हो जाएगा -4/6, और c1/c2 तो कितना हो जाएगा 8/-9। तो a1/a2 आया 5/7, और b1/b2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा -2/3। ये हो जाएगा 2 4 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये c1/c2 कितना हो जाएगा -8/9, ये वाला माइनस। ठीक है, तो a1/a2 = है क्या b1/b2 के, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, नॉट इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। वैसे यहीं से हमको पता चल गया कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है, लाइंस इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। बस यही इसका आंसर हो गया। वही पूछा था ना उसने कि क्या लाइन इंटरसेक्टिंग है, या लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, या लाइन कोइंसिडेंट है मतलब एक दूसरे के ऊपर है। तो हमारी कंडीशन कौन सी आई, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, और उसका मतलब क्या होता है, इसलिए हमने ये भी लिख दिया कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0 होती है। तो a1 क्या आएगा, पहली इक्वेशन का x के साथ वाला, a1 9 आएगा, b1 आएगा 3, और c1 क्या आएगा 12, 9 3 12, और a2 कितना आएगा 18, b2 कितना आएगा 6, और c2 कितना आएगा 24। कोई दिक्कत इतने में। तो a1/a2 निकालो, a1/a2 कितना हो जाएगा 9/18, b1/b2 कितना हो जाएगा 3/6, और c1/c2 कितना हो जाएगा 12/24। अब इसको 9 1 are 9, 9 2 are 18, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 12 1 are 12, 12 2 are 24। तो देखो a1/a2 बराबर आ गया a1/a2 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 आया, और c1/c2 भी क्या आ गया 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है। ये कंडीशन किसकी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं ये लाइंस, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल आया है। ठीक है ना,
तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो क्या होगा, इट हैज़, ये याद रखो, बार बार लिखो, इन्फिनाइट मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। इसका मतलब बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो मैं कोई भी पॉइंट टच करूंगा तो वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही, तो वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैं कितना भी करता जाऊंगा, हर जगह अलग पॉइंट आएगा, और सारी चीजें सॉल्यूशंस हैं। अब सेकंड का थर्ड करते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि कंपेयर करो, तो यहाँ से आएगा a1 इज इक्वल टू आएगा 6, b1 इज इक्वल टू आएगा -3 और c1 इज इक्वल टू आएगा 10, है ना। कंपेयर किस इक्वेशन से करते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से a2 आएगा 2, b2 आएगा साइन के साथ, कुछ नहीं है मतलब -1, माइनस तो है ना, तो साइन के साथ आएगा, कुछ नहीं है मतलब y इंटू 1 लिखा है, और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। रखो, a1 बाय a2 क्या आएगा 6/2, दैट मीन्स 3। b1 बाय b2 क्या आएगा -3 बाय -1, तो ये माइनस माइनस कट गया तो ये 3, और c1 बाय c2 क्या आएगा 10/9। तो क्या कंडीशन बन रही है, a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, इतना तो आया, दोनों इक्वल हैं, पर ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, c1 बाय c2 के। ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन जब भी होता है तो क्या होते हैं, लाइंस आर पैरेलल, है ना। तो हमको क्या बताना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस हैं, और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमको ये पता करना है कि इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हैज सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ। हैज पूरा ऊपर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कंसिस्टेंट मतलब होता है हैज सॉल्यूशन। अब इसमें दो पार्ट होते हैं ना, कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और या तो इन्फानाइट सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन तो है लेकिन उसमें या तो एक ही सॉल्यूशन है या इन्फानाइट, और नो सॉल्यूशन की तो और कोई कंडीशन ही नहीं होती है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या करती हैं लाइंस, फिर से लिख लेते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट पे। यहाँ पे लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती हैं, और यहाँ पे लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। इसके इक्वल होती है, ये सारे इक्वल होते हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। यहाँ पे a1 बाय a2 इज इक्वल टू होता है b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल टू होता है c1 बाय c2 के। ठीक है, तो हमको यही पता करना है कि लाइंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है, मतलब उनका सॉल्यूशन है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, बस इक्वेशन दी होगी, a1 a2 b1 b2 को कंपेयर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सॉल्यूशन, पहले तो ये देखो इक्वल टू में 5 आ रहा है, पहले इनको एकदम जनरल फॉर्म में लिखो, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 3x, जनरल फॉर्म कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सब कुछ एक ही तरफ होता है, तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कभी भी नॉर्मल इक्वेशन जैसी दी हुई हो वैसे कंपेयर मत कर देना कि जैसी दी हुई है उसी में आपने a1 b1 c1 निकाल दिया, नहीं, हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबको लेफ्ट साइड में लेके आओ और इक्वल टू में 0 रखो। हमारी पहली इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -7, इधर आके हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ। अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये वाली से, है ना, आप वहाँ अच्छे से लिखना है ऐसे ही। a1 आएगा 3, b1 आएगा साइन के साथ लिखना है 2, और c1 आएगा -5, a2 आएगा 2, b2 आएगा -3 और c2 आएगा -7। a1 बाय a2 निकालेंगे तो वो आएगा 3/2, b1 बाय b2 निकालेंगे तो आएगा 2/3 मतलब -2/3, और c1 बाय c2 निकालेंगे तो आएगा -5/7, माइनस माइनस गया मतलब 5/7।
देखो ये 3/2 है, ये 2/3, ये 5/7, एक दूसरे के इक्वल कुछ भी नहीं है, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। सिर्फ इतने से हमको पता चल जाता है कि इसका एक ही सोल्यूशन होगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो इसका क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। अब हमको पता चल गया सोल्यूशन तो है, तो हम सीधे लिख देंगे दीज इक्वेशंस आर, जिसका सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यही पूछा था हमसे, हमसे सिर्फ वो ये पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, सिर्फ उसने पूछा कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो हम लिख देंगे यस दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो पहला समझ में आया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16, 9। अब सेकंड क्वेश्चन के इक्वेशंस दी हुई हैं तो सोल्यूशन करेंगे। देखो फिर से इक्वल टू में है, तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करेंगे किससे, ax मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे a1 क्या आएगा 2, b1 क्या आएगा -3, c1 क्या आएगा -8। पूरा साइन के साथ लाते हैं, हर बार बता रहा हूँ, a2 इज इक्वल्स टू 4, b2 इज इक्वल्स टू -6, c2 इज इक्वल्स टू -9। तो a1/a2 निकालो, क्या हो जाएगा 2/4, दैट मीन्स 1/2, है ना। b1/b2 निकालो, b1/b2 आएगा -3/-6, माइनस माइनस गया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। c1/c2 निकालो, तो ये हो जाएगा -8/-9, माइनस माइनस गया और ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, a1/a2 इज इक्वल्स टू आ रहा है b1/b2 के, बट दीज आर नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये क्या कंडीशन होती है, जब भी ये दोनों इक्वल हों और ये इक्वल नहीं होता है तो ये होता है नो सॉल्यूशन वाली। नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, और इसको क्या बोलते हैं नो सॉल्यूशन वाले को, इनकंसिस्टेंट। यही पूछा था उसने, देख सकते हैं ये रहा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या कहते हैं, हैज नो सॉल्यूशंस, लाइंस आर पैरेलल, और होती कौन सी है, इनकंसिस्टेंट। यही पूछा था उसने। इसी का थर्ड करते हैं, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7, फिर है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 क्या आएगा, x के साथ क्या है 3/2, b1 क्या आएगा, y के साथ है 5/3, c1 आएगा -7, a2 आएगा 9, b2 आएगा -10 और c2 आएगा -14। कोई दिक्कत। अब हम क्या निकालेंगे फिर से, a1/a2, a1 कितना है 3/2 अपॉन 9, 9 मतलब 9/1, ऐसे b1/b2 इज इक्वल टू क्या होगा 5/3 अपॉन -10 अपॉन 1, कुछ नहीं है मतलब 1, c1/c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 अपॉन -14। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये होता है 3/2, अब ये डिवाइड में ऐसे है तो ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाता है, पता होगा ये हो गया 1/9, तो ये 3 3 जार 9, ये ऊपर बचा 1 और ये नीचे क्या बचा 6, तो ये आया 1/6। अब b1/b2 क्या होगा, b1/b2 5/3, ये ऊपर होगा तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 10, है ना, 5 ये 2 टाइम्स, एक मिनट, है ना, ये कितना आएगा, ऊपर आएगा -1 और नीचे आएगा 6, और c1/c2 क्या हो जाएगा 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो 1/2। यहाँ से क्या आ रहा है a1/a2 भले 1/6 है लेकिन यहाँ -1/6 है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये क्या होती है, ये होती है, सिर्फ इतने से ही पता चल जाता है यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब क्या हो गई इक्वेशन कंसिस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी का फोर्थ करते हैं, फोर्थ है 5x माइनस 3y
इज इक्वल्स टू 11 और -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। ठीक है, सॉल्यूशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, कंपेयर मैंने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें अच्छे से लिख दिया है, मैं बार बार वो लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करा रहा हूँ। a1 इज इक्वल्स टू 5, b1 इज इक्वल्स टू -3, c1 इज इक्वल्स टू -11, a2 इज इक्वल्स टू -10, b2 इज इक्वल्स टू 6, c2 इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, करो a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5 अपॉन -10, दैट मीन्स 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और ये माइनस। ठीक है, ऐसे b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू होगा -3 अपॉन 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और माइनस तो है ही -1 बाय 2। c1 बाय c2 -11 बाय 22, तो 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, तो ये भी आ जाएगा -1 बाय 2। क्या बना a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट। मतलब कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी, इन्फिनाइट मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, और इसको भी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो हमको क्या लिखना है, कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट है। इसी का फिफ्थ देखते हैं, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। a1 क्या आ जाएगा 4/3, b1 क्या आ जाएगा 2 और c1 आ जाएगा -8, a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा 3 और c2 आ जाएगा -12। इतना आया। अब a1 बाई a2 निकालते हैं, a1 बाई a2, तो a1 है 4/3 और a2 है 2, 2/1। b1 बाई b2 है 2, b1 2 है और b2 है 3, c1 बाई c2 कितना हो जाएगा -8/-12। अब देखो ये कितना होगा 4/3, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2, पलट जाता है, 2 2 जार 4, तो ये आया 2/3। b1 बाई b2 भी क्या आया 2/3, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, माइनस से माइनस कट गया। c1 बाई c2 भी क्या आया 2/3। फिर से तीनों इक्वल आ गए, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो वही कंडीशन बन गई कोइंसिडेंट लाइन वाली, मतलब मैनी सॉल्यूशंस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। मैनी सॉल्यूशंस एंड कैसी लाइन, मैनी सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इतना आगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एज सॉल्यूशन, एज सॉल्यूशन। विच पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट मतलब अगर सॉल्यूशन है तो फाइंड सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये थोड़े से बड़े होंगे। देखो पहले तो इसमें दो पार्ट हैं, पहले हमको पता करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो उसके लिए तो वही है हमारे पास तरीका A1 B1 वाला। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट है तब हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकालेंगे इसके। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ का फर्स्ट है, इक्वेशंस दी हुई हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, इसको एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको पता रहे कैसे लिखेंगे। गिवन इक्वेशंस आर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मेक दीज इक्वेशंस या अरेंज दीज इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या लिखेंगे, कंपेयर दीज इक्वेशंस टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे, फिर हमको हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा a1 इज इक्वल्स क्या आ जाएगा 1, x के साथ कुछ नहीं है 1 है, b1 y के साथ कुछ नहीं 1 है, c1 कितना आ जाएगा -5।
A2 कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा 2 और C2 कितना हो जाएगा -10। अब A1/A2 निकालो तो A1/A2 क्या हो जाएगा 1/2, B1/B2 क्या हो जाएगा B1/B2 भी क्या हो जाएगा 1/2 और C1/C2 क्या हो जाएगा -5/-10। ठीक है, तो ये हो गया। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1/2। तो क्या आया A1/A2 इज इक्वल्स टू आ रहा है B1/B2 के, ये भी इक्वल टू आ रहा है C1/C2 के। तो ये किसकी कंडीशन होती है? जब भी तीनों इक्वल आते हैं तो ये कंसिस्टेंट तो होती है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस तो होते हैं, कंसिस्टेंट होती है, बट हैज कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसके? बट हैज इनफाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, और कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइंस होंगी। तो ग्राफिकली भी इसको सॉल्व करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे जो आंसर आएंगे वो अलग अलग आएंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, तो आप वहाँ पे सॉल्यूशन तो दे भी नहीं पाओगे। तो जब भी ऐसा हो, पहली बात, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं जिसमें ऐसा कंडीशन बने। अगर ऐसी कंडीशन बनती तो नीचे आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है कि सिंस it has infinite many solutions, we can put any value of x in equations and find y। कोई भी वैल्यू x में रखो और जो भी y आएगा वो आंसर होगा, क्योंकि ये इसके इन्फिनाइट आंसर है, सारे ही आंसर है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाइंस चल रही हैं, तो कोई भी वैल्यू x की होगी उस पर जो y आएगा वो भी आंसर होगा। फिर आप x की जगह कुछ और भी रख दोगे तो भी जो y आएगा वो आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है। किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? सिर्फ ग्राफिकली, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो, क्योंकि उसमें एक ही जगह पे टकराएंगी और एक ही क्वेश्चन होगा। इसमें आप करने जाओगे तो इसमें आप लाइन बनाते ही जाओगे, वो लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अगर इनकंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, तो भी रोक देना है, आपको सीधे लिख देना है दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, बस बात खत्म। फिर अगर कंसिस्टेंट है तो आपको देखना है कि यूनिक है या नहीं है। अगर यूनिक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये चीज़ लिखना है कि सिंस इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशंस एंड फाइंड वाई, बस बात खत्म। ठीक है, तो आई होप कि फोर्थ का फर्स्ट आया होगा। सेकंड चलते हैं। x minus y is equals to 8, 3x minus 3y is equals to 16। सॉल्यूशन। क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पहले में पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। बार बार एक और बार लिखवा देता हूँ। गिवन इक्वेशंस आर x minus y is equals to 8, 3x minus 3y is equals to 16। फिर अरेंज these equations in स्टैंडर्ड फॉर्म। अरेंज करी तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। कभी भी इस फॉर्म में कंपेयर नहीं करना है। फाइंड वाइंड मत लिखो। इतना हो गया। अब कंपेयर करो, कंपेयर दीज टू स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर दीज टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे रखा तो a1 आ जाएगा 1, x के साथ 1 है, b1 कितना आएगा? y के साथ कितना है? माइनस साइन के साथ 1 है, और c1 कितना है? -8। जब भी इनके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 तो है ही। a2 इज इक्वल्स टू आएगा 3, b2 आएगा -3 और c2 आएगा -16। a1/a2 क्या आएगा? 1/3। b1/b2 क्या आएगा? -1/-3, दैट मीन माइनस माइनस गया मतलब 1/3। और c1/c2 क्या आएगा? -8/-16। ये कट गया तो 8 1s are 18, 8 2s are 16, तो क्या आया? 1/2। तो कंडीशन क्या बनी? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये किसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन होती है?
इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट तो इसका मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, नो सॉल्यूशंस। और ये लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। समझ में आया। तो अगर हमें पता करना था, अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। कंसिस्टेंट होता तो हम देखते कि यूनिक है या पैरेलल वाला है, यूनिक है या इन्फिनाइट मैनी वाला। इन्फिनाइट मैनी होता तो भी एक ही लाइन लिखते कि पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशंस एंड फाइंड वाई, दैट विल बिकम सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर यूनिक होगा तो फिर हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। इसी का थर्ड देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है इस बार। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको करते हैं अच्छे से। गिवन इक्वेशंस आर 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। कंपेयर, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं तो अब हमें कुछ करने की जरूरत। कंपेयर दीज इक्वेशंस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो तो a1 क्या, देयरफॉर a1 कितना आएगा, a1 आएगा 2, b1 आएगा 1 और c1 आएगा माइनस 6, a2 आएगा 4, b2 आएगा माइनस 2 और c2 आएगा माइनस 4। a1 बाय a2 कितना आएगा, a1 बाय a2 आएगा 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 मतलब 1/2। b1 बाय b2 आएगा 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1/2। c1 बाय c2 क्या आएगा, माइनस 6 बाय माइनस 4, तो माइनस से तो माइनस गया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये आया 3/2। कंडीशन क्या बनी, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। तो 1/2 तो है लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है तो इक्वल नहीं है, और नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। सिर्फ इतने से ही पता चल जाता है जब भी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, ये हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इक्वेशन कैसी हो जाती है, वो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन कौन कौन सी है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या इसी को लिखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब कैसे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको, ये इक्वेशन हमारी क्या है, 1 है, या है ना। तो अब हम क्या करते हैं, y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे या x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और निकालते जाएंगे। तो हम करेंगे पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y टू फाइंड x। सो लेट, हम हमेशा वहीं से शुरू, y को पहले 0 रखो, 3 4 वैल्यू दिखाना। तो लेट इफ y इज इक्वल टू 0, y को हमने क्या रखा 0, देन अब x निकालना है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई की जगह 0, तो ये आया 6, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स 3। x इज इक्वल टू आया 3, जब y 0 आया तो x कितना आया 3। अब फिर y इज इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 1 देन, अब 1 के लिए सॉल्व करो, तो 2x प्लस वाई की जगह रखेंगे 1, तो इज इक्वल टू आया 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2, दैट मीन्स 2.5। आया होगा समझ में। कुछ नहीं करना है, हमें अपने मन से 0 1 2 3 3 4 वैल्यू निकालनी होती है, तो हम 4 वैल्यू निकालेंगे। 2 रखेंगे, देन इफ y इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम सब मान रहे हैं इसलिए हम, यदि y इज इक्वल टू 2 तो x कितना आएगा, 2x प्लस वाई की जगह रखा 2 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 है ना, मतलब 4, x इज इक्वल टू होगा 4/2, दैट मीन्स 2। एक और निकाल लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 3 देन, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो 2x बराबर 6 माइनस 3 3, x इज इक्वल टू आएगा 3/2, दैट मीन्स 1.5। तो हमें एक चार्ट मिल गया, चार्ट मिला
एक तरफ x है, एक तरफ y है। जब मैंने y को 0 रखा तो x कितना आया 3। देखो y को 0 रखा तो x आया 3। फिर y को जब मैंने 1 रखा तो x आया 2.5, है ना। जब y को मैंने 2 रखा तो x आया 2, और जब मैंने y को 3 रखा तो x आया 1.5। इतना समझ में आया। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया है। हमेशा ये करना है, एक इक्वेशन लेना है, उसके 3-4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, फिर दूसरी इक्वेशन लेना है। तो अब लेते हैं नाउ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसी को हम लिख देते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, या इजी करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, उधर जाकर प्लस 2y हो जाएगा। और x इज इक्वल टू अकेला अगर रखें तो 4 प्लस 2y डिवाइड बाय 4, ये x है ना। ऐसा क्यों कर लिया कि सीधे हम y रखते जाएंगे और x आता जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऊपर वाले आपको सॉल्यूशन लाना है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है। मैंने x को अकेला कर लिया क्योंकि मुझे हर बार y की वैल्यू रखना है और x को लेके आना है। ठीक है, सो पुट वही लिखेंगे, पुट डिफरेंट values of y to get x. So if पहले y को 0 रखो, if y is equals to 0 then x क्या आएगा, सीधे रखो 4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1। आया समझ में। y को 1 रखेंगे, वो पूरा लिखना, if y is equals to 1 then x is equals to 4 plus 2 into 1 upon 4, that means 4 plus 2 upon 4, that means 6 upon 4, 6 upon 4 मतलब 3 by 2, that means 1.5। ठीक है, अब फिर से if y is equals to 2 तो x क्या आएगा, then x is equals to 4 plus 2 into 2 upon 4, ये हो जाएगा 4 plus 4 upon 4, 8 अपॉन 4 मतलब 2। फिर y इज इक्वल टू 3 रखा तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 अपॉन 4, दैट मीन्स 2.5। तो इसका एक और ग्राफ बन गया, हमें 3-4 वैल्यू में आ जाता है हमारा आंसर। ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती है। अगर आपने सही किया होगा तो आ जाएगा। देखो y को जब मैंने 0 रखा तो x कितना आया था मेरा 1, y को 0 रखा x 1 आया, y को 1 रखा तो x 1.5 आया, y को जब 2 रखा तो x 2 आया, और y को जब मैंने 3 रखा तो x आया 2.5। ठीक है, आओ अब ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन आया था, ये हमारा इक्वेशन 2 का। ठीक है, ये आपको एक ही जगह वहाँ लिख लेना है अच्छे से, फिर ग्राफ बनाना शुरू करना है जिससे गलती ना हो, क्योंकि ग्राफ में ही गलती हो गई तो आपकी इतनी सारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इधर क्या है x है, इधर रहता है y, वहाँ पे ग्राफ दिया रहेगा आपको 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इधर कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने ग्राफ बना लिया। पहली लाइन देखते हैं। देखो जब x 3 है तो y कितना है 0। x तो 3 है यहाँ पे, लेकिन y कितना है 0, मतलब पॉइंट यही हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन पे y हमेशा क्या होता है 0, कि y 1 तो यहाँ पे है, ये पॉइंट कौन सा होता है, ये 0 होता है। ठीक है, तो x 3 और y 0। फिर x 2.5 तो y कितना 1 है, x 2.5 मतलब यहाँ कहीं बीच में आएगा, x 2.5 तो y कितना है 1, मतलब ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, फिर x 2 है तो y 2 है, ये x 2 तो y भी कितना हो गया 2, ये पॉइंट बना। फिर x 1.5 तो y 3, x 1.5 तो y कितना है 3, ये 4 पॉइंट बन गए। अब यहाँ से एक लाइन बन जाएगी, ये लाइन बनी, ये कौन सी है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन जब लेंगे तो देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब ये x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0। फिर x की वैल्यू 1.5 है तो y 1 है, x की वैल्यू 1.5 मतलब ये, तो y 1 मतलब यहाँ ये पॉइंट बनेगा।
ठीक है, x की वैल्यू 1.5, y 1, फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, मतलब ये पॉइंट है ना, और x की वैल्यू 2.5 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2.5 तो y की वैल्यू 3, तो यहाँ एक पॉइंट बनेगा। तो ये लाइन बन गई, ये लाइन बनी इक्वेशन 2 की, है ना। इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, देखो कहाँ पे, x 2 पे और y 2 पे। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, 2,2। तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2। सिंपल, बताया था ना, जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जहाँ पे लाइंस कट करेंगी वो आपको नीचे ऊपर खींच के लाना है, पता करना है वो कौन सा पॉइंट है, और वही उसका क्या हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ का आई थिंक थर्ड खत्म हो गया है। अब फोर्थ का करते हैं, फोर्थ का फोर्थ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया ही हुआ है तो इसको सीधे कंपेयर कर लो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। कंपेयर करो, a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, b1 कितना आएगा -2, c1 कितना आएगा -2, ठीक है। a2 कितना आएगा 4, b2 कितना आएगा -4 और c2 कितना आएगा -5। निकालो इसको, a1 बाय a2 हो जाएगा 2/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। b1 बाय b2 हो जाएगा -2/-4, तो माइनस से माइनस गया और ये भी हो जाएगा 1/2। c1 बाय c2 क्या हो जाएगा -2/-5, तो माइनस माइनस तो गया और ये 2/5। तो क्या कंडीशन बनी, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू है ना b1 बाय b2 के, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, c1 बाय c2 बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल, और इसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि अगर कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो हमारा आंसर है कि दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो हमको आगे बढ़ना ही नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ के क्या करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बस ग्राफिकल मेथड जब तक एग्जामिनर ना बोले आपको अडॉप्ट करनी ही नहीं है। तो इसकी टोटल 3 मेथड्स हैं, तो टोटल 3 में से अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमेशा एक मेथड है उसी को सॉल्व करना है, उसी के हिसाब से, वो मैं बता दूंगा आगे चल के, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, उसकी लेंथ कितनी, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये कंडीशन सारी दी हुई हैं जहां से हमको इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले देखो पढ़ो, रेक्टेंगुलर गार्डन में पहले एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल तो आपको पता होगा जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज x and width of the garden is y। तो लेंथ कितनी है x, तो ये भी क्या होगा x, और विड्थ कितनी है y, तो ये भी क्या होगा y। इतना समझ में आया। उसने बोला था कि हमारा गार्डन रेक्टेंगुलर है, तो हमने रेक्टेंगुलर के लिए पहले इतना मान लिया। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। हमेशा याद रखना, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद करना है फॉर्मूला टाइम बचाने के लिए, लेकिन अगर भूल जाओ तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। सारी लेंथ को क्या कहते हैं, टोटल लेंथ को, शुरू से। अब मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, देखो मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से इधर गया तो यहाँ पहुँचा, तो कितनी लेंथ है x, फिर यहाँ से इधर गया तो कितनी लेंथ है y, फिर यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचा y, अब यहाँ से फिर इधर आया, टोटल लेंथ लेना है मुझे, प्लस माइनस नहीं, टोटल। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया तो फिर कितना मिला x, और फिर अपने यहाँ से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आया तो फिर से कितना मिला y। मतलब x 2 बार मिला, 2 टाइम्स x मिला, और 2 टाइम्स क्या मिल गया y। तो मैं इसको लिखूंगा 2x प्लस
y। ये क्या हो गया इसका पेरीमीटर, ठीक है, क्या हो गया पेरीमीटर। इतना समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली चीज लेंथ इज, इसकी जो लेंथ है ये लिखा है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से कितना ज्यादा है 4। तो जो इसकी लेंथ है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ये है। लेकिन लेंथ को हमने क्या माना है x इज इक्वल टू 4 मोर देन विड्थ को क्या माना है y। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। आया समझ में। लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, गिवन क्या है कि लेंथ जो है इज इक्वल टू 4 मोर, मतलब 4 ज़्यादा है विड्थ से। तो विड्थ से 4 ज़्यादा मतलब विड्थ में 4 प्लस कर दिया। तो लेंथ की जगह लेंथ हमने माना था x, तो लेंथ को रखा है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इतना समझ में आया। दूसरा उसने दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 36। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। और क्या गिवन है, गिवन एंड गिवन हाफ ऑफ पेरीमीटर इज कितना दिया है 36। कितना समझ में आया। तो हमारा पेरीमीटर कितना निकला है, अभी हमने पेरीमीटर निकाला था, तो ये 2x प्लस वाई पेरीमीटर की जगह रख दिया, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 36। ये तो गिवन था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई सेकेंड। समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या आया x प्लस, या फर्स्ट इक्वेशन को अच्छे से लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई को इधर ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 4। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये तो हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है, कहीं भी नहीं लिखा है ग्राफिकली सॉल्व करना है ठीक है। लेकिन अभी हमें दूसरे तरीके आते ही नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे आप इन जनरल देख पा रहे होगे कि अगर मैं इन इक्वेशंस को प्लस कर दूं, देखो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दिया, तो LHS ऑफ 1 प्लस LHS ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS ऑफ 1 प्लस RHS ऑफ 2। दोनों को ऐड कर दो, तो LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू RHS ऑफ 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 36। आया समझ में। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब देखो ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, खत्म हो गया। अब और x और x मिल के, ये भी प्लस x है, ये भी प्लस x, तो कितने हो गए टोटल 2x इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू क्या आ गया 40/2, दैट मीन्स 20। x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 20। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। x की वैल्यू तो हमको पता है कितना है, x की वैल्यू आई है 20, 4 प्लस वाई रखा, 4 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 16। तो हमने लेंथ को क्या माना था x, तो आंसर क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन कितना आ गया x 20 मीटर और विड्थ ऑफ गार्डन क्या था y, तो विड्थ ऑफ गार्डन आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, आया समझ में। हमने जो कंडीशंस दी थी पहले उससे इक्वेशन बनाई, जो भी दिया था उससे इक्वेशन बनाई और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करके लेंथ और विड्थ निकाल दी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमको दी हुई है, ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन कह रहा है गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन सच अ वे दैट पेयर फॉर्म्ड इज। देखो हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है, एक इक्वेशन दी है, दूसरी इक्वेशन लिखनी है
कैसे लिखनी है, उसकी कंडीशन क्या है कि एक बार हमको ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि वो दोनों इक्वेशन कैसी बने, इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। इंटरसेक्टिंग मतलब उनका क्या हो, सॉल्यूशन हो। फिर एक और इक्वेशन लिखनी है जिससे वो लाइंस कैसी बने, पैरेलल बनी। फिर एक इक्वेशन लाइन लिखनी है जिससे वो क्या बने, कंसिस्टेंट बने। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, एक इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, है ना। लेट, जो इक्वेशन लिख ली है उसको हम मान लेते, लेट अनदर इक्वेशन इज a2x + b2y + c2 = 0। ऐसी इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको हमने मान ली सेकंड इक्वेशन। इतना समझ में आया। तो या इसमें अब यहाँ सबके लिए यही मानना है, गिवन इक्वेशन दी हुई है और अनदर इक्वेशन हमने ये मान ली। अब फर्स्ट के हिसाब से देखो, फर्स्ट के हिसाब से क्या होगा, फॉर लाइन टू इंटरसेक्ट, अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती थी, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। उसमें c1/c2 का कोई मतलब ही नहीं था, वो कुछ भी हो सकता है, c1/c2 कुछ भी हो सकता है, बस ये नहीं होना चाहिए a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। तो a1, तो इस इक्वेशन के हिसाब से a1 क्या आएगा, a1 आएगा 2, ये देखो a1 क्या है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -8, और a2 कितना है, a2 तो a2 ही है, b2 कितना है b2 और c2, है ना। आया समझ में। तो अब देखो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगी। आया समझ में। a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू तो हमको चाहिए, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू हमको चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो a2 को उधर ले जाओ, a2 को उधर, देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 इधर आ गया नीचे, है ना। शुड नॉट बी इक्वल्स टू, a2 उधर चला गया, a2/b2। इसका मतलब ये है कि a2 की वैल्यू 2 नहीं हो सकती और b2 की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। मतलब इसका रेशियो, कहने का मतलब है a2/b2 का रेशियो जो है, रेशियो मतलब 2/3 नहीं हो सकता, 2/3 नहीं हो सकता, 4/6 नहीं हो सकता। कहने का मतलब, क्योंकि ये भी 2/3 ही बन रहा है ना, मतलब इसका रेशियो ऐसा नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो अब मैं यहाँ से करूँ कि लेट a2 = 5 और b2 = मान लो 6, तो अब a2/b2 कितना हो गया, a2/b2 कितना हो गया 5/6, 2/3 के इक्वल बस नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब है तुम्हें a2/b2 का रेशियो 2/3 ना रहे, बाकी कुछ भी रहे, तुम 10 लिख दो 15 लिख दो, वो तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, मैंने इक्वेशन क्या मानी थी, a2x, तो a2 की वैल्यू मैं लिख दूंगा 5x प्लस b2 की जगह लिख दूंगा 6y प्लस c2, तो मैं कुछ भी लिख ही सकता हूं, तो मैंने c2 को 10 मान लिया = 0। ये एक पॉसिबल आंसर हो गया। ये कौन सा आंसर है, पॉसिबल आंसर, क्योंकि ऐसे हजारों आंसर हो सकते हैं। समझ में आया। इसलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब एग्जामिनर पागल बैठा हो, उसको एकदम बच्चों को कंफ्यूज करना हो या कुछ ऐसा करना हो कि घर से लड़बड़ के आया हो तो अलग बात है, नहीं तो वो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। लेकिन तरीका समझ में आया, हमें कंडीशन लगानी है, वो कंडीशन के हिसाब से वैल्यू पुट कर देनी है, बस बात खत्म। ठीक है। अब इसी का अगर मैं यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट क्या कहता है, कैसी होनी चाहिए इक्वेशन, पैरेलल इक्वल, पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही कंडीशन होती है। तो हमारा a1 कितना है 2, a2 तो निकालना है, b1 कितना है 3, b2 तो निकालना है, c1 कितना है 8 माइनस का और c2 निकालना है। तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं। तो वही 2/3 इज इक्वल्स टू a2/b2, है ना। ऐसे 2/3 इज इक्वल्स टू a2/b2। एक बार इसको दोनों को लिया, ठीक है, तो 2/3 इज इक्वल्स टू a2/b2। तो अब इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका रेशियो 2/3 होना चाहिए या 4/6 हो, या मतलब रेशियो 2/3 ही आए, है ना। अब इक्वल होना चाहिए, तो मैं 4/6 ले लेता हूँ, 4 और
4 ले लेता हूँ और 6 ले लेता हूँ, तो मेरा A2 हो जाएगा 4 और B2 हो जाएगा 6। आया समझ में? अब एक और बात, 3 बाय मान लो B2 लिया, 3 बाय B2। अब एक और बात, 2/3 जो है ये 2/3, अब ये भी किसके इक्वल होना चाहिए? -8 अपॉन C2 के। तो यहाँ से C2 निकाल लोगे, C2 कितना आ जाएगा? -8 इंटू 3, ये इधर गया, डिवाइड बाय 2, ये C2 उधर गया, 2 4 जा ये, तो कितना हो जाएगा? -12। आया समझ में? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? C2 आ गया, A2 आ गया, B2 आ गया, तो A2 क्या? A2x 4x प्लस B2y 6y और C2 -12 = 0। ये एक पॉसिबल आंसर हो गया। पॉसिबल आंसर्स आएंगे क्योंकि मैं इस 4/6 को, अगर मैं इस रेशियो को 2/3 रखता हूँ और मैं इसको 16/24 भी लिख सकता हूँ। क्यों? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो मेरा A2 क्या हो जाता है? 16 हो जाता। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? सिर्फ रेशियो निकालो और उस हिसाब से आंसर लिखो। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोल्यूशन की कंडीशन रखना है, कंडीशन के हिसाब से A2 B2 C2 निकालना है और वापस से रख देना है। आप जो भी लिखोगे वो आंसर सही होगा, बस वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब देखो इसी का थर्ड करते हैं, एक इक्वेशन है हमारे, इसी का थर्ड करते हैं। 2x प्लस 3y -8, एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ से हमारे पास A1 है 2, B1 है 3 और C1 है -8। और सेकेंड इक्वेशन हमने मानी है A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर वाली, उसकी कंडीशन क्या होती है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर दी है, देखो यहाँ ये नॉट इक्वल्स टू चल रहा है ना, ये नॉट इक्वल्स टू है, यहाँ नॉट इक्वल्स, तो यहाँ C इज नॉट इक्वल्स टू आएगा, ये सब नॉट इक्वल टू, तो 12 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, आप 13 लिख दो, आंसर सही रहेगा आपका। आया समझ में? अब देखो कोइंसिडेंट में गए तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी, तो A1 की जगह मैं रखूँगा 2, A2, B1 की जगह रखूँगा 3, B2 और C1 की जगह रखूँगा -8, C2। तो वही 2/3 = क्या आ जाएगा? A2/B2 और = क्या आएगा? -8/C2। अब एक बार इसको इसके इक्वल में करो, तो A2/B2 = 2/3, इस रेशियो में आना चाहिए, तो इस रेशियो में लेट क्या कर देंगे? 4/6, ये देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी भी यही रेशियो है, ये क्या हो जाएगा? 4/6 मान लेते हैं। तो हमारी A2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 और B2 की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब इसको एक बार इसके इक्वेट करो, तो ये हो जाएगा 2/3 = -8/C2, एक बार इसके इक्वल कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वही C2 अभी आया था ना, ऐसे ही किया था ना हमने इधर, तो C2 = होगा -8 × 3/2, ये हो जाएगा -12, इस बार इक्वल टू, तो इस बार 12 ही रखना है C2 की जगह, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या होता है? A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। A2 की जगह मैंने रख दिया 4 आया है, 4x प्लस 6y -12 = 0। एक आंसर पॉसिबल, एक पॉसिबल आंसर ये होगा। ठीक है, इसमें पॉसिबल आंसर्स आएंगे क्योंकि A2 B2 की आप कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हो, बस वो रेशियो, जो रेशियो तुम्हारा आ रहा है वो रेशियो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन कभी आता है एग्जाम। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का 2 इक्वेशन दी है, उसका ग्राफ बनाने का कह रहा है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, इतना तो एक क्वेश्चन हुआ। फिर क्या कह रहा है? डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब होता है 2 पॉइंट x, y या 3 पॉइंट x, y, z, अगर ये 3D है और ये 2D है। अभी ये चीज़ समझने की, 3D 2D छोड़ो, अभी आप समझो आपको x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होता है? मान लो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के जो ये कोने होते हैं इसको कहते हैं वर्टाइसेस। ठीक है, मैं वर्ड समझाते जा रहा हूँ। तो क्या कह रहा है? डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब यही पॉइंट, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई। ठीक है, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब ये जो कोने हैं उसके वर्टाइसेस के एक्स वाई निकालने हैं, ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस, फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस।
तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफ ऐसे बनता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दो, वो कह रहा है कि जो ये दो लाइंस होंगी, मान लो ऐसी फॉर एग्जांपल ये जो दो लाइंस हैं और जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ये है और दो लाइंस ये हैं, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ये है ना। तो इसके जो वर्टाइसेस है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है ना। पहले ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन, पहले हम ग्राफ बनाएंगे, फिर डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। उल्टा भी बोल सकता है, वाई एक्सिस से भी बोल सकता है, लेकिन अभी इसने क्या बोला है, एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। और एंड आगे है हैच द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हैच द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो जैसे इसको ऐसे 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 करके हमको दिखाना है। देखो सोल्यूशन करते हैं, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। गिवन क्या है हमको, तो गिवन इक्वेशंस आर, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू। जब भी ग्राफ बनाना होगा तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं 3-4 बार, सेकंड को लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यही करते हैं यहाँ पे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। टेक इक्वेशन 1, हमने पहले क्या ली, इक्वेशन 1 ले ली। यहाँ क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0। मैं सिर्फ x को इधर लिखूँ तो y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और -1, ठीक है। मैंने कहा था कि एक चीज को निकालना, उसको एक ही तरफ रख लो। अब पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, हम यही करते हैं, पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y टू गेट x, है ना। लेट या इफ, अब वही हम हमेशा 0 से शुरू करते हैं जनरली, इफ y इज इक्वल टू 0 देन x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, y की जगह 0 रखा, -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आया समझ में। फिर y की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1 -1 तो क्या हो गया, 0। फिर y की वैल्यू आप 2 रख दोगे, तो ये सब बार बार लिखना, देन x इज इक्वल टू 2 - 1 क्या हो जाएगा, +1। 3 रख दोगे, x की वैल्यू 3 - 1 तो क्या हो जाएगा 2। 4 रख दोगे तो x की वैल्यू 4 - 1 तो क्या हो जाएगी 3। एक हमारे पास चार्ट ऐसा बन जाएगा x और y का। जब y मैंने 0 रखा तो x कितना आया था, -1। 1 रखा तो क्या आया था, 0। फिर 2 रखा तो क्या आया, 1। 3 रखा तो क्या आया, 2। और 4 रखा तो क्या आया, 3। एक ग्राफ ये बन गया, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही करें, 3x इज इक्वल टू 12 उधर गया तो प्लस का हो गया, -2y हो गया, है ना। अब x अकेला रखें तो क्या हो जाएगा, 12 - 2y अपॉन 3, है ना, ये हो गया। अब वही करेंगे, पुट क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y टू गेट x। सेम करेंगे, y की जगह रखा 0, इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 - 2 इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा, 12 - 2 इंटू वाई की जगह 0 अपॉन x की जगह 3, तो हो जाएगा 12/3, मतलब क्या आ गया, 4। ऐसी जब y की जगह 1 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 - 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो ये 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10। 10/3 दैट मीन्स 3.33, है ना। फिर y की वैल्यू 2 रखो तो x आएगा 12 - 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 2.67। फिर y की वैल्यू 3 रखो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 - 6, 3 इंटू 2 6/3, मतलब 6/3, तो क्या हो जाएगा 2। फिर y की वैल्यू चाहे तो 4 रख लो, तो x इज इक्वल टू 12 - 4 इंटू 2/3, दैट मीन्स 4/3, दैट मीन्स 1.33, ठीक है। तो इसका चार्ट कैसा बनेगा, x और y। तो y की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो x कितना आया, 4। y की वैल्यू 1 रखी तो x आया 3.33। y की वैल्यू 2 रखी तो x आया 2.67। y की वैल्यू जब हमने
3 रखी तो x आया 2, y की वैल्यू जब हमने 4 रखी तो ये आया 1.33। अब बनाते हैं ग्राफ। ये हमारे इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस थे, ये हमारे इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन थे। ग्राफ बनाते हैं। ये x है, ये y है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं। अब देखो पहली लाइन में जब y 0 है तो x कितना है -1, y 0 है तो x क्या है -1, मतलब पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। फिर y 1 है तो x कितना है 0, y 1 है तो x कितना है 0, ठीक है। फिर y 2 है तो x कितना है 1, y जब 2 है तो x कितना है 1, ये। फिर y 3 है तो x कितना है 2, y जब 3 है x कितना है 2, ये पॉइंट बना। फिर y जब 4 है तो x है 3, y जब 4 है x है 3, एक ये बन गया, ठीक है। एक लाइन बन गई ये वाली, कैसे, ये जा रही है, ये सीधी नहीं है लेकिन ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 है मतलब x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन है। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी जो लाइन है वो उसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट जब y 0 है तो x कितना है 4, y जब 0 है, y जब 0 है तो x कितना है 4, ये यहाँ x 4 है और y 0 है। फिर y 1 है तो x है 3.33, y जब 1 है x कितना है 3.33, लगभग यहाँ पे आएगा। फिर y 2 है तो x कितना है 2.67, y जब 2 है तो x है 2.67, लगभग यहाँ पे आएगा। फिर जब y 3 है तो x है 2, y जब 3 है तो x है 2, तो यही पॉइंट हो गया सेम। फिर y 4 है तो x है 1.33, x है 1.33 तो y है 4, ये चला गया, ठीक है। तो देखो एक ट्रायंगल बना, दिख रहा है। ट्रायंगल कौन कौन सी, लाइन और एक्स एक्सिस से, तो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, 1 मिनट बताता हूं। हमको उस ट्रायंगल को देखना था जो लाइंस और एक्स एक्सिस से बन रहा है। तो एक्स एक्सिस तो ये है, ये जो ट्रायंगल है इसकी बात चल रही है, ये वाले की लाइंस और एक्स एक्सिस। तो ये ट्रायंगल बना, ये हमने हैश कर दिया, ठीक है। अब हमें इसके वर्टाइसेस लिखना है। वर्टाइसेस मतलब कोने। देखो ये वाला पॉइंट है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। देखो ये एक्स एक्सिस पे है तो ये पॉइंट कौन सा है, एक्स पे -1 पे है, ये देखो। और वाई यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। ये पॉइंट क्या है, एक्स 4 पे है और वाई यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे। और ये पॉइंट कौन सा है, देखो ये वाला, जहाँ दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ x2 है और y3 है, ये देखो यहाँ पे x2 है और y3 है। तो वर्टाइसेस क्या आ जाएंगे, वर्टाइसेस 3 वर्टाइसेस आएंगे, एक आएगा -1, 0, एक आएगा 4, 0 और एक आएगा 2, 3। यही निकालना था हमको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे हैं। पहली चीज़ हमने देखी, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अगर, तो पहले हमने देखे A1/A2, B1/B2, C1/C2 के बेसिस पे हमने देखा कि सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। उसी पे बेस सारे क्वेश्चन किए हैं हमने, और ये लास्ट सबसे टफ क्वेश्चन था। हमें ग्राफिकल मेथड हमने सीख ली है। ग्राफ वाले मेथड में क्या करना है, एक इक्वेशन उठाओ, उसमें y की डिफरेंट वैल्यूज रखो अपने मन से, 0 से लेके 1 2 3 4, x की वैल्यू निकालो तो एक चार्ट बनेगा। दूसरी इक्वेशन निकालो, सेम y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू निकालो और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। जहां भी दोनों इंटरसेक्ट करें वही सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। लेकिन मैंने बताया है कि जब तक एग्जामिनर ना बोले आपको ग्राफिकल मेथड बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी उसमें दूसरी मेथड्स आएंगी, वो हम सीखेंगे, वो ज़्यादा इजी हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, तो हम उसको करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, यूज़फुल लगा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।